सुपर फास्ट रिवीजन ले रहे हैं बेटा, कई चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर मैं ले रहा हूं इसमें से टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। प्रायर टू फाइनेंस एक्ट 2020 डिविडेंड के ऊपर बेटा कंपनी के हैंड में ही टैक्सेबल होता था। कंपनी जैसे ही डिविडेंड देती थी कंपनी को एक एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता था डिविडेंड के ऊपर। नेम ऑफ द टैक्स इज कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो कंपनी ने डिविडेंड दिया, कंपनी उसके ऊपर देती थी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, और ये सारा का सारा डिविडेंड सेक्शन बेटा 1034 में शेयर होल्डर के हैंड में क्या हो जाता था, एग्जाम्प्ट हो जाता था। फाइनेंस एक्ट 2020 से बेटा ये कॉन्सेप्ट ही क्या कर दिया, ओवर रूल कर दिया, खत्म कर दिया। सीडीटी के कॉन्सेप्ट ही अबॉलिश हो गए। अब आज के टाइम जो अपने को याद करना है, एक शेयर होल्डर को जो भी डिविडेंड मिलता है, चाहे वो उसको बेटा इंडियन कंपनी से मिले, चाहे वो उसको फॉरेन कंपनी से मिले, चाहे वो इक्विटी डिविडेंड हो, चाहे वो प्रेफरेंस डिविडेंड हो, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो, चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो, आज के टाइम सारे के सारे डिविडेंड शेयर होल्डर के हैंड में क्या होंगे बच्चे, टैक्सेबल होंगे। ईच एंड एवरी काइंड ऑफ डिविडेंड आज के टाइम बेटा टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, वेदर रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी और रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी, whether it is equity dividend, preference dividend, interim dividend or final dividend, entire dividend is taxable in the hands of shareholder। सर कौन से हेड में डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होती है? डिविडेंड इनकम शैल ऑलवेज और ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। चाहे इन्वेस्टमेंट करना शेयर्स में एसएससी का बिजनेस ही क्यों ना हो, राकेश झुनझुनवाला साहब, इन्वेस्टमेंट करना शेयर्स में एसएससी का बिजनेस है, उनको डिविडेंड इनकम होगी बेटा, वो भी अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। मेरा काम सीए इन प्रैक्टिस, मेरा काम पढ़ाना, मुझे डिविडेंड इनकम है, वो डिविडेंड इनकम मेरे भी केस में बेटा अदर सोर्स में ही टैक्सेबल होगी। तो पहला पॉइंट आपको याद रखने लायक बेटा, लिखवाऊंगा इकट्ठे में, एक बार सुनने पे ध्यान देना। डिविडेंड इनकम शैल ऑलवेज और ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज इवन इफ शेयर्स आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। आपका काम ही शेयर्स का क्यों ना हो, उसके बावजूद भी डिविडेंड इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। सर कैसे टैक्सेबल होगी? ग्रॉस डिविडेंड लें, उसमें से खर्चे माइनस कर दें। खर्चा केवल और केवल एक ही खर्चा क्या होगा बच्चे, अलाउड होगा। अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए कोई लोन लिया है, उसके ऊपर आपके कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इस इंटरेस्ट के खर्चे की आपको क्या मिलेगी साहब, डिडक्शन मिलेगी। और उसके ऊपर भी एक अपर कैप लगी हुई है, मैक्सिमम 20%। एग्जाम्पल से मेरे को ग्रॉस डिविडेंड हुआ 1 लाख रुपए का, मैंने बेटा लोन लेके शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करा था, उसके ऊपर मेरा इंटरेस्ट खर्चा बन रहा है 30,000, तो एक्सपेंस अलाउड होगा पर पूरा 30,000 अलाउड नहीं होगा बेटा। आपका 30,000 लो और 20% ऑफ डिविडेंड इनकम 20,000, तो 20 और 30 whichever is less, 20,000 का एक्सपेंस क्या होगा आपका, अलाउड होगा। तो टैक्सेबल डिविडेंड कितना आ जाएगा, ग्रॉस डिविडेंड 1 लाख लेस एग्जाम्प्ट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सपेंस, एक्चुअल एक्सपेंस 30,000 और 20% ऑफ डिविडेंड इनकम 20,000 whichever is less, तो 20,000 का खर्चा अलाउड हो जाएगा बेटा। टैक्सेबल डिविडेंड हो जाएगा 80,000, ऑलवेज और ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में क्या होगा बेटा, टैक्सेबल होगा। खर्चा केवल एक ही अलाउड है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। एनी अदर एक्सपेंस ऑफ एनी टाइप शैल नॉट अलाउड एज डिडक्शन। कंपनी के ऊपर भी कुछ ऑब्लिगेशन लगा दिया बेटा इन्होंने। कंपनी जब भी कभी डिविडेंड देगी शेयर होल्डर को, कंपनी के ऊपर आज के टाइम बस एक ही ऑब्लिगेशन है, टीडीएस काट के क्या करेगी बेटा, वो डिविडेंड देगी। सर किस रेट से टीडीएस काटे? अगर शेयर होल्डर रेजिडेंट है 10% के हिसाब से टीडीएस काटेगी, अगर शेयर होल्डर नॉन रेजिडेंट है कंपनी 20% के हिसाब से टीडीएस काट के पेमेंट करेगी। रेजिडेंट के केस में बेटा कुछ कंडीशन दी, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेसिक प्रिंसिपल टीडीएस के रेट याद कर लो, किस रेट से कंपनी टीडीएस काटेगी, पार्टिसिपेट करो बेटा। अगर शेयर होल्डर रेजिडेंट है 10%, अगर शेयर होल्डर नॉन रेजिडेंट है बेटा 20%। पर रेजिडेंट के केस में एक रिलैक्सेशन है, जब टीडीएस नहीं काटना। अगर शेयर होल्डर रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड 5,000 या उससे कम है, एंड डिविडेंड इज पेड थ्रू एनी मोड अदर देन कैश, तो टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं। नंबर 1 शेयर होल्डर रेजिडेंट होना चाहिए, नंबर 2 शेयर होल्डर इंडिविजुअल होना चाहिए, नंबर 3 अमाउंट ऑफ डिविडेंड 5,000 या इससे कम होना चाहिए, एंड नंबर 4 आपका बेटा
कंडीशन नंबर डिविडेंड अदर देन कैश में क्या होगा बेटा, आपका पे होना चाहिए। ये सारे पॉइंट सेटिस्फाइड हैं तो डिविडेंड के ऊपर टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 2, अगर कंपनी डिविडेंड देती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को और एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी को, उस केस में भी टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्रक्स ऑफ द मैटर, दो केसेस में टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। पहला केस बेटा, इंडिविजुअल रेजिडेंट डिविडेंड 5,000 या उससे कम, एंड लास्ट कंडीशन थ्रू एनी मोड अदर देन कैश, टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं। एंड नंबर 2, इफ डिविडेंड इज पेड टू लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी, इस केस में भी कंपनी डिविडेंड दे देगी विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस। इसके अलावा कितने मर्जी केस हो, रेजिडेंट शेयर होल्डर हैं 10% के हिसाब से टीडीएस कटेगा, नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर हैं 20% के हिसाब से क्या होगा बेटा, टीडीएस कटेगा। फिर इसके बाद बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपका लिया था, एक एटीएम सेक्शन है। एटीएम इज चैप्टर 6 से डिडक्शन अवेलेबल ओनली एंड ओनली टू डोमेस्टिक कंपनी। ऊपर ध्यान दो बेटा, एक डोमेस्टिक कंपनी को दूसरी किसी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है। दीपक जैन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड इज डोमेस्टिक कंपनी, मुझे दूसरी किसी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, या मुझे फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, या मुझे किसी बिजनेस ट्रस्ट से क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड किन से मिल सकते हैं बेटा, 3 से, किसी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से, या किसी फॉरेन कंपनी से, या नंबर 3 किसी बिजनेस ट्रस्ट से। वो टैक्सेबल डिविडेंड निकाल लो कितना है। सर टैक्सेबल डिविडेंड कैसे निकालते हैं, ग्रॉस डिविडेंड रिसीव माइनस एक्सपेंस। एक्सपेंस केवल एक ही अलाउड है बेटा, इंटरेस्ट, और वो भी 20% की अपर कैप है, वो डिविडेंड ले लेना। अब इस कंपनी ने जिसको ये 3 डिविडेंड मिले हैं ड्यूरिंग द ईयर, इस कंपनी ने भी अगर क्या करा है बेटा, डिविडेंड पे किया है, तो जितना डिविडेंड पे किया एटीएम में उसको क्या मिल जाएगी बेटा, डिडक्शन मिल जाएगी। सब्जेक्ट टू डिविडेंड एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। कब तक, या तो सेम ईयर में कर दो बेटा, या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से 1 महीने पहले। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या है बच्चे, 31 अक्टूबर, उससे 1 महीने पहले कब तक पे कर दें बेटा, 30 सितंबर तक ये डिविडेंड एक्चुअल में क्या हो जाना चाहिए, पे हो जाना चाहिए। तो एटीएम डिडक्शन माइंड अप हुई। हु इज एलिजिबल फॉर एटीएम डिडक्शन, तेजी से बोलो बेटा। नंबर 1, ओनली अ डोमेस्टिक कंपनी। कंडीशन क्या है, इस डोमेस्टिक कंपनी को दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला हो, फॉरेन कंपनी से मिला हो, या बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड मिला हो, वो टैक्सेबल डिविडेंड निकाल लो। 1 लाख का मिला के डिविडेंड मिला, उसमें से उसको खर्चे की डिडक्शन मिल गई एक्सपेंसेस की 20,000 की लेटर से, टैक्सेबल डिविडेंड बच गया बेटा 80,000। अब इस कंपनी ने भी क्या करा है बेटा, आगे डिविडेंड पे किया, तो जितना डिविडेंड पे किया उसकी क्या मिल जाएगी साहब, डिडक्शन मिल जाएगी। अपने एग्जांपल में सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹80,000, मेरे वाले एग्जांपल में, क्योंकि डिविडेंड रिसीव से ज़्यादा कभी भी डिडक्शन नहीं हो सकती, इनकम से ज़्यादा कभी भी चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं हो सकती। दिस इज द क्रक्स ऑफ एटीएम। इसके बाद एक सेक्शन पढ़ाई थी बेटा मैंने 115 BBD। इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंपनी में 26% या उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर हेल्ड कर रखे हैं, उस फॉरेन कंपनी से इंडियन कंपनी को क्या होती है बेटा, डिविडेंड इनकम। सच डिविडेंड इनकम शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इंडियन कंपनी एट ए स्पेशल रेट ऑफ 15%। अगर ये सेक्शन ना होती तो ये डिविडेंड 25 या 30% के हिसाब से टैक्सेबल होता, पर इस सेक्शन ने स्पेशल टैक्स रेट दे दिया बेटा, टैक्सेबल एट ए स्पेशल रेट ऑफ 15%। और खर्चा कोई भी, वो इंटरेस्ट वाला खर्चा भी क्या नहीं होगा बच्चे, अलाउड नहीं होगा। दिस इज द क्रक्स ऑफ सेक्शन 115 BBD। और फिर एक क्रक्स मैंने आपको बताया था बेटा, इंडिविजुअल और HUF को अगर डिविडेंड इनकम है, STCG 111A है, LTCG 112A है, इन तीनों के केस में रेट ऑफ सरचार्ज 15% से ज़्यादा नहीं होगा। इंडिविजुअल और HUF को अगर डिविडेंड इनकम है, STCG 111A, LTCG 112A, रेट ऑफ सरचार्ज कभी भी आपका बेटा 15% से ज़्यादा नहीं होगा। और सबसे लास्ट में मैंने क्या लिया था बेटा, आपका डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड। इससे पहले डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड में रिवाइज कराऊं, यहाँ तक एक एक लाइन में करेक्ट फॉर्म में लिखवा दूं बेटा, जो आपको याद रखने लायक है। यस सर। ना आप करेक्ट फॉर्म में लिख लो, नोट्स बना लो। फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2020 dividend is taxable in the hands of shareholder।
each and every kind of dividend is taxable. Each and every kind of dividend is taxable, whether received from Indian company or foreign company, whether equity dividend, preference dividend, interim dividend, final dividend, and also include डीम डिविडेंड. कोई सा भी डिविडेंड हो, आज के टाइम सारे के सारे डिविडेंड आपके बेटा शेयर होल्डर के हैंड में क्या हो जाएंगे बच्चे, टैक्सेबल होंगे. कौन से हेड में? Other source. डिविडेंड इनकम shall always taxable under the head other sources, irrespective of fact whether shares held as investment or स्टॉक इन ट्रेड. शेयर्स चाहे इन्वेस्टमेंट के तौर पे हेल्ड कर रखे हों, चाहे स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे हेल्ड कर रखे हों, इट शैल ऑलवेज और ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज. उसका काम ही सिक्योरिटीज में डील करना क्यों ना हो, उसके बावजूद भी डिविडेंड इनकम बेटा अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है. कितना टैक्सेबल होता है? जो डिविडेंड इनकम मिली वो ले लो, डिविडेंड इनकम रिसीव, उसमें से माइनस करो खर्चे. खर्चे केवल एक अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर इन्वेस्टमेंट. और वो भी अब करेक्ट फॉर्म में रिवाइज कराओ. कितना अलाउड होगा बेटा? एक्चुअल इंटरेस्ट का खर्चा लो, एक्चुअल जो खर्चे हैं वो ले लो, और 20% ऑफ डिविडेंड इनकम से कंपेयर करो, विच एवर इज लेस. बैलेंस जो बचेगा ये बचेगा टैक्सेबल डिविडेंड. इंपॉर्टेंट नोट, expenses other than interest not allowed as डिडक्शन. इंटरेस्ट के अलावा किसी और खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी. और इंटरेस्ट के ऊपर भी एक अपर कैप लगी हुई है बेटा. अपर कैप है वो 20% की. ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स. फिर इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया, कंपनी की क्या ऑब्लिगेशन है एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट रिगार्डिंग डिविडेंड, domestic company shall deduct TDS. So what is the rate of TDS? In case of resident shareholder, in case of non-resident shareholder. In case of resident, rate is 10%. In case of non-resident, rate is 20%. no TDS in following two situation. No TDS in following two situation. Number one, if shareholder is
individual, resident, maximum dividend up to rupee 5,000 paid through any mode other than cash. other than cash. Shareholder must be individual, resident, maximum dividend up to rupee 5,000 paid through any mode other than cash. If all points are satisfied, then no need to deduct TDS. And number 2, if dividend is paid to Life insurance. सीधा क्रक्स में लिख दो इंश्योरेंस कंपनी, Yes, sir. क्योंकि सब कुछ ही आ गया उसमें, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी. Yes, sir. So if dividend is paid to insurance company, in these two cases no need to deduct TDS. In all other cases, assessee is under an obligation, assessee means company, is under an obligation to deduct TDS if shareholder is resident at the rate of 10%, if shareholder is non-resident at the rate of 20%. The next point is point number 5, section 80M. Diagrammatically, it's a domestic company. Domestic company receive dividend. Domestic company received dividend from Another domestic company. Foreign Or- company. or if a domestic company receive dividend from another domestic company, foreign company or business trust. Let us say dividend receive 5 lakh. Expense on account of interest, let us say 80,000. So how much is the taxable dividend? 4,20,000. Yes, sir. Such domestic company paid dividend to his shareholder up to 30th September of assessment year. Law says 1 month prior to the date of filing of return, and date of filing of return is 31st October in case of company. तो एक महीने पहले क्या बनेगी बेटा? 30 सितंबर. Yes, sir. कंपनी को डिविडेंड 30 सितंबर तक दे देना पड़ेगा. Then such dividend paid is eligible for deduction under section 80M. So 80M is chapter 60 deduction. Say yes or no. Yes, sir. Available only to Domestic companies. suppose in our example company pays a dividend of rupee 2 lakh. So how much deduction would be available under section 80M? 2 lakh. 2 lakh. And if dividend is paid rupee 6 lakh, then 420. maximum up to 420. So can I say that deduction under section 80M is dividend actually paid or taxable dividend received, whichever is less. Yes, sir. So deduction सर ये पॉइंट दोबारा बताना. under section 80M, dividend actually paid or dividend receive Whichever. taxable portion after claiming expense, Yes, sir. whichever is less. In our example, if company pays dividend of rupee 2 lakh, he can claim deduction of rupee 2 lakh.
If company paid dividend of rupees 6 lakh, then 6 or 420, whichever is less. Deduction under section 80M shall be 4,20,000. सर Please. ये पॉइंट एक बार दोबारा बता दीजिए 2 लाख और ये बेटा इसको याद कर लेना 2 बार. जितना डिविडेंड पे करा उसको ले लो जी सर और जो डिविडेंड मिला खर्चे क्लेम करने के बाद उसको ले लो. दोनों में से विच एवर इज लेस कर दो, उतने की डिडक्शन मिलेगी. ठीक है जैसे बार बार मैं यही चीज़ तो बोल रहा हूँ. कितना डिविडेंड पे करा ये बता बेटा केस 1 में. 2 लाख तो 2 लाख और खर्चे क्लेम करने के बाद टैक्सेबल कितना है 420. यस सर विच एवर इज लेस बोलो 2 लाख 2 लाख. केस 2 में बेटा 6 लाख और 420 विच एवर इज लेस 420 की क्या मिलेगी बच्चे डिडक्शन मिलेगी. नेक्स्ट पॉइंट बनेगा बेटा ये हो गया अपना 80M. देन पॉइंट नंबर 6 सेक्शन 115 BBD. इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी. इंडियन कंपनी होल्ड 26% or more. 26% or more equity share in Foreign company. and such foreign company pays dividend to Indian company. Such dividend shall be taxable. At the rate of 15%. In the hands of Domestic Indian company. at the rate of 15% under section 115 BBD. वीआईपी ट्रीटमेंट है बेटा. अगर ये सेक्शन ना होती तो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होता. और इंडियन कंपनी का नॉर्मल रेट बेटा 25% या 30% होता है ना. कंपनी की टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो 25%, कंपनी की टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा है तो 30%. पर इस सेक्शन में अगर कवर हो गए तो बेटा इस सेक्शन में बेनिफिट मिल जाएगा. केवल 15% के हिसाब से टैक्सेबल होगा. खर्चा जो एक ही अलाउड था इंटरेस्ट वो यहाँ पर भी अलाउड नहीं होगा. एक्सपेंस ऑफ एनी टाइप आप ऐसे भी लिख सकते हो. ग्रॉस डिविडेंड इज टैक्सेबल. एक्सपेंस ऑफ एनी टाइप इज नॉट अलाउड. ग्रॉस डिविडेंड इज टैक्सेबल. और डिडक्शन केवल 115 BBD किसको देती है बेटा? इंडियन कंपनी. किसी पार्टनरशिप फर्म ने हेल्ड कर रखे हैं 26% या उससे ज़्यादा. HUF AOP BOI इंडिविजुअल ने होल्ड कर रखे हैं 26% या उससे ज़्यादा. 115 BBD का बेनिफिट नहीं मिलता. 115 BBD का बेनिफिट केवल और केवल बेटा इंडियन कंपनी को अलाउड होता है. और वो इंडियन कंपनी जिसने 26% या उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर हेल्ड कर रखे हैं बेटा फॉरेन कंपनी में. ठीक. इसमें एक चीज़ और चलो मैं बता देता हूँ. इसमें सारे डिविडेंड आते हैं बेटा. कैश डिविडेंड भी आता है प्लस 222 A B C D. ये सेक्शन इसको कवर करती है. ये सेक्शन किसको कवर नहीं करती? 22E इस पे तो 115 BBD लगती है. 222E के ऊपर 115 BBD नहीं लगती. यानी कि अगर डिविडेंड 222E में कवर हो गया ये वाला डिविडेंड तो ये 115 BBD में नहीं आएगा. नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा. और नॉर्मल टैक्स रेट क्या होता है बेटा आपका? 25% या 30% एज द केस में बी. तो यहाँ जो 115 BBD में डिविडेंड की बात हो रही है नॉर्मल डिविडेंड भी है और ABCD वाला भी है. ई वाला नहीं है. लोगों ने इंटेंशनली छोड़ दिया. तो अगर फॉरेन कंपनी का डिविडेंड ई पॉइंट में क्या हो गया बेटा? कवर हो गया. वो इंडियन कंपनी के हैंड में नॉर्मल रेट से क्या हो जाएगा? टैक्सेबल होगा. दिस इज द क्रक्स ऑफ आपका बेटा टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पॉइंट नंबर 6. इसके बाद इंपॉर्टेंट लिया था बेटा मैंने डेफिनेशन ऑफ. अच्छा एक पॉइंट वो और लिख लो 7 में कि रेट ऑफ सरचार्ज एज पर फाइनेंस एक्ट 2022 सरचार्ज ऑन डिविडेंड STCG 111 और कैन नॉट एक्सीड्स बाय बोलो बेटा 15%. एप्लीकेबल किसके लिए था ये?
Individual HUF. क्योंकि यही दो ऐसे हैं जिनके सरचार्ज के रेट बेटा 15% से ज़्यादा है। 37% तक रेट है ना इंडिविजुअल एचईएफ के तो। Yes, sir. पर बेटा 37% या जो आपका है वो डिविडेंड STCG 111 है और LTCG 112A पे नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम रेट ही जो है सरचार्ज का वो फिक्स कर दिया आपका 15%। नेक्स्ट बेटा पॉइंट नंबर 8 में ले लेते हैं डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड। 2 लेक्चर लगाए थे इस पे मैंने, करेक्ट फॉर्म में रिवाइज कराओ जल्दी से। डेफिनेशन याद है ना, 222 ABCDE। तो 222A में क्या थी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट व्हेन कंपनी इज गोइंग कंसर्न। Yes, sir. अगर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को असेट बांटी, शेयर होल्डर में भी इक्विटी शेयर होल्डर, शेयर होल्डर में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को क्या बांट दी बेटा, कैश ना देके एसेट बांटना शुरू कर दिया, तो ये भी डिविडेंड मान लिया जाता था और टैक्सेबल होता था इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। कितना टैक्सेबल होता था बेटा? जो असेट बटी उसकी क्या लो? FMV। और किससे कंपेयर करते थे? रिवाइज कर रहे हो बेटा, बोलो। accumulated रिजर्व से, whichever is less। दिस इज द क्रक्स ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ए। अगर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, अगर इनको क्या बांटी है बेटा, कोई असेट बांटी है, तो ये भी डिविडेंड मान लिया जाता था। जो असेट बांटी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर करो, एक्यूमुलेटेड रिजर्व से बेटा कंपेयर कर दो, whichever is less। इतना बेटा डिविडेंड माना जाएगा, शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज। सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज बी। अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिबेंचर्स दिए, सेम ऐसे ही लिखवाया था बेटा, डिपॉजिट्स दिए, बॉन्ड दिए, या क्या दिया, बोनस शेयर, ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड। Yes, sir. लॉजिक क्या समझाया था? कंपनी कैश में ना डिविडेंड देके ये बेनिफिट ऐसे देने लग गई थी, तो लॉ ने स्मेल प्रैक्टिस को भी प्लग कर दिया था कि भैया अगर कंपनी क्या बांट रही है, कैश ना देके असेट बांटे तो पॉइंट है, असेट ना बांट के डिबेंचर, डिपॉजिट, बॉन्ड या बोनस शेयर दे रही है तो पॉइंट नंबर बी। और इक्विटी वालों में क्या चीज लिखी थी बेटा? एक पॉइंट मिस था यहाँ। बोनस शेयर नहीं था। वेरी गुड। डिबेंचर, डिपॉजिट और बॉन्ड ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड। किसके हैंड में टैक्सेबल होगा? ये शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। और एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया था, दोबारा फिर लिख लो। बोनस शेयर्स allotted to preference shareholder treated as deemed dividend, while bonus share allotted to equity shareholder shall not treated as deemed dividend। और इसका लॉजिक मैंने ये समझाया था बेटा, इक्विटी आपका डिविडेंड कभी भी इन ल्यू ऑफ बोनस शेयर नहीं हो सकता। कंपनी बेटा अगर आपका बोनस शेयर देना चाहती है तो कंपनी को इस केस में पहले डिविडेंड देना पड़ेगा, उसके बाद ही बोनस शेयर होता था। आपको बस एक ये लाइन याद रखनी है 222B में। ए हो गया एसेट बट रही है, बी हो गया बेटा डिबेंचर, डिपॉजिट्स, बॉन्ड या बोनस शेयर जा रहे हैं। सी क्या लगता था बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट एट द टाइम ऑफ liquidation। distribution made by company at the time of liquidation of company। A और C बिल्कुल सेम है। A लगता था when company is a going concern, C लगता है when company is in liquidation।
सेम है बेटा, FMV ऑफ असेट्स और डिस्ट्रीब्यूटेड और एक्यूमुलेटेड रिजर्व विच एवर इज लेस। वो बार बार मैं लिखवा नहीं रहा। ए और सी याद कर लेना। ए लगता है व्हेन कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, सी लगता है व्हेन कंपनी इज इन लिक्विडेशन, और डी कब लगता था? ए, सी और डी में तीनों इकट्ठे पढ़ाता था बेटा। इसमें भी तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट था। Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूशन मेड बाय कंपनी कब? At the time of reduction of capital. एट द टाइम ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी की कैपिटल रिड्यूस हो रही है तो एक तरफ से लायबिलिटी साइड कम हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, दूसरी साइड से एसेट कम करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए कंपनी ने क्या कर दिया बेटा? एसेट बांटनी शुरू करी। यही डिविडेंड मान लिया जाएगा आपका बेटा, शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्स। कितना? FMV ऑफ असेट्स और डिस्ट्रीब्यूटेड और एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स विच एवर इज लेस। तो ए, सी और डी इकट्ठे रिवाइज कर लेना। तीनों में असेट डिस्ट्रीब्यूट होती है। ए लगता है व्हेन कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, सी लगता है व्हेन कंपनी इज इन लिक्विडेशन, और डी लगता है बेटा आपका एट द टाइम ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल। टाइमिंग डिफरेंस है, बाकी सारे लॉ सेम है इसमें। इंपॉर्टेंट था बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 22 ई। इसमें 3 थे, पैरा आई, 2I, 3I। पहले पैरा आई ले लेते हैं। जो शेयर एक कंपनी होनी चाहिए क्लोजली हेल्ड कंपनी, जहाँ पर पब्लिक एट लार्ज इंटरेस्टेड नहीं होती उसको बोलते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी। एक शेयर होल्डर होना चाहिए। इस शेयर होल्डर ने क्या कर रखे हो बेटा? होल्ड 10% और मोर शेयर्स Yes, sir. इन दिस क्लोजली हेल्ड कंपनी। और ये क्लोजली हेल्ड कंपनी इसको क्या दे रही है बेटा? लोन और एडवांस। ये लोन और एडवांस क्या मान लिया जाएगा बेटा? यही डिविडेंड मान लिया जाएगा। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अंडर द हेड अदर सोर्स। और कितना टैक्सेबल होता था बेटा? पार्टिसिपेट करो। अमाउंट ऑफ लोन और Accumulated reserve whichever is less. इतना टैक्सेबल होता था। तो कंडीशन क्या क्या थी बेटा? अलग अलग लिखनी हो तो लोन देने वाला क्लोजली हेल्ड कंपनी होनी चाहिए। लोन लेने वाला एक ऐसा शेयर होल्डर होना चाहिए जिसका कंपनी में 10% या उससे ज़्यादा का स्टेक है। तो इस कंपनी से बेटा इसने अगर लोन ले लिया शेयर होल्डर ने, ये मरेगा, ये लोन ही इनकम मान ली जाएगी, शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड अदर सोर्सेज। कितना टैक्सेबल होगा? अमाउंट ऑफ लोन और एक्यूमुलेटेड रिजर्व विच एवर इज लेस। इन दोनों में से जो भी क्या होगा बेटा? कम होगा। शेयर होल्डर अगर खुद ले ले लोन, आई लगता है। शेयर होल्डर खुद ना लेके उसने लोन दिलवा दिया बेटा अपनी वाइफ को, अपने ब्रदर सिस्टर को, किसी थर्ड पर्सन को, इसको शेयर होल्डर जानता है? खुद ले ले तो आई, किसी थर्ड पर्सन को दिलवा दे तो 3I। शेयर होल्डर खुद ले ले तो बेटा लगता था पैरा आई। खुद ना लेके किसी थर्ड पर्सन के नाम से लोन दिलवा दिया जिसका शेयर होल्डर पे इन्फ्लुएंस है बेटा, कनेक्टेड पार्टी है, अगर पकड़ लिया एओ ने 3I लगा देगा बेटा वो। तो चाहे आई हो चाहे 3I हो, किसके हैंड में टैक्सेबल होता था? ये टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। एम आई क्लियर? Yes, sir. और फिर इसमें था बेटा सेक्शन 2। सर पॉज हो गया ना शायद। नहीं। क्या? सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ई पैरा 2I। इसमें क्या था बेटा? डायग्राम बनाया था हमने। एक क्लोजली हेल्ड कंपनी DJC प्राइवेट लिमिटेड, मैं एक शेयर होल्डर दीपक जैन, मेरे कंपनी में कितने % शेयर होने चाहिए? 10% और मोर। एक कंसर्न है बेटा, कंसर्न कुछ भी हो सकती है, जैन सन्स टेक्सटाइल है, कंसर्न कुछ भी, इंडिविजुअल HF कंपनी फर्म कुछ भी हो सकती है। इस कंसर्न में क्या होना चाहिए था शेयर होल्डर का? बेटा बोला करो, ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। और पूरे इनकम टैक्स में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? अगर कंपनी है तो 20% शेयर, अदर देन कंपनी है तो 20% प्रॉफिट शेयरिंग। Yes, sir. तो शेयर होल्डर का दीपक जैन क्लासेस में तो बेटा होना चाहिए 10% या उससे ज़्यादा शेयर। इसी शेयर होल्डर का किसी कंसर्न में क्या है बेटा? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अगर ये कंपनी
इसको क्या करेगी, इस कंसर्न को लोन और एडवांस देगी तो ये भी टैक्सेबल होगा बेटा अंडर सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ई पैरा 2i में। और ये टैक्सेबल किसके केस में होगा बेटा, कंसर्न। और अगर शेयर होल्डर को लोन दिया तो ये किस में आएगा, आई में। फ्री है। आई में। आई वाला टैक्सेबल होता है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, 2i वाला टैक्सेबल होता है इन द हैंड्स ऑफ कंसर्न। तो दीपक जैन ने अगर इससे लोन लिया बेटा क्लोजली हेल्ड कंपनी से, ये क्लोजली हेल्ड कंपनी है, दीपक जैन अगर लोन लेगा टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ दीपक जैन पैरा आई में। जैन सन्स टेक्सटाइल को अगर बेटा लोन दिलवा दिया दीपक जैन ने, वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ जैन सन्स टेक्सटाइल। मेकिंग सेंस? Yes, sir. दिस इज द क्रक्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड। फिर इसके बाद लिया था बेटा मैंने लेटेस्ट इन जुडिशरी। तो ये आवाज कैसे आ रही है? डाउन में कर दो। कोई बच्चा सो रहा है क्या? स्नोरिंग की आवाज। हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है। सो रहा है। चलो 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 मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ। मुझे बहुत सारे चैप्टर करवाने हैं बेटा आज, बस आप साथ मत छोड़ना। लेटेस्ट इन जुडिशरी में सबसे पहला केस, अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी से शेयर होल्डर ने लोन ले लिया और कल को वो वापस कर भी दिया, अलोंग विद इंटरेस्ट वापस कर दिया, तो जल्दी से आंसर दो, टैक्सेबिलिटी अराइज हो या ना हो? शेयर होल्डर ने बेटा क्या कर रहा, लोन ले लिया और कल को वो क्या कर दिया, रीपे भी कर दिया अलोंग विद इंटरेस्ट। तो वालचंद एंड कंपनी सुप्रीम कोर्ट का केस बनाया था, टैक्सेबिलिटी होगी या नहीं होगी? होगी बेटा। रीपेमेंट ऑफ लोन ना कुछ नहीं। परवेज बेटा माइक म्यूट करो, मुझे हर क्लास में आपको बोलना पड़ता है सेपरेटली है। रीपेमेंट ऑफ लोन शैल हैव along with interest shall have no relevance। सब पे टाइम लगाए थे, बस मैं चाहता हूँ एक एक लाइन में क्रक्स लिखो, अपना याद रहे। लोन ने कहा था भैया डीमिंग फिक्शन है, अगर एक बार लोन ले लिया तो ये इनकम मान लेंगे, चाहे रीपे कर दो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट कर दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। सेकंड मैंने एक केस पढ़ाया था आराती देवी, किसी को फैक्ट्स याद हो? आंसर लिखो फिर समझाता हूं। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोर्शनेट डिविडेंड। आराती देवी ने 10 लाख रुपए का लोन लिया था, तो आराती देवी के हैंड, उसका बेटा शेयर होल्डिंग थी 10%। तो आराती देवी कह रही थी पूरा 10 लाख क्यों टैक्सेबल कर रहे हो, 10 लाख का 10% क्या करो, टैक्सेबल करो, जो मेरी शेयर होल्डिंग है उतना टैक्सेबल करो, पूरा लोन क्यों टैक्सेबल कर रहे हैं। ये वो कह रहा था प्रपोर्शनेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर लोन ले लिया तो पूरा का पूरा लोन अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर पहुंचा था, क्या प्रपोर्शनेट होगा या इंटायर अमाउंट ऑफ लोन टैक्सेबल होगा? आंसर इज इंटायर अमाउंट ऑफ लोन शैल बी टैक्सेबल, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोर्शनेट डिविडेंड। तीसरा केस बेटा मैंने आपको पढ़ाया था जी नरसिम्हा, आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो स्टूडेंट लेवल पे। ये था जी नरसिम्हा में बेटा, अगर पास्ट में कोई डीम डिविडेंड मान लिया तो फ्यूचर में बेटा जब दोबारा डीम डिविडेंड मानोगे, पास्ट वाले को लिमिट से क्या कर लोगे बेटा, आप रिड्यूस कर लोगे। जैसे एग्जांपल देता हूं बेटा मैं, क्लोजली हेल्ड कंपनी ने शेयर होल्डर है बेटा धारणा को बेटा क्लोजली हेल्ड कंपनी ने 10 लाख रुपए का क्या दिया, लोन दिया। कंपनी के एक्यूमुलेटेड रिजर्व है बेटा 15 लाख और 10 लाख का लोन दिया, तो 10 लाख और 15 लाख विच एवर इज लेस, कितना टैक्सेबल हो गया बेटा धारणा के हैंड में, शेयर होल्डर के हैंड में 10 लाख रुपए टैक्सेबल हो गए। नालायक ने 6 लाख रुपए का फिर दोबारा लोन ले लिया, 10 लाख तो टैक्सेबल हो ही गए बेटा, शेयर होल्डर ने फिर दोबारा 6 लाख का क्या कर लिया और लोन ले लिया। अब अमाउंट ऑफ लोन तो हो गया 6 लाख, एक्यूमुलेटेड रिजर्व 15 लाख नहीं माने जाएंगे, 15 माइनस 10 पे तो ऑलरेडी टैक्स मान दे चुके हैं ना बेटा, तो 15 माइनस 10 लिमिट कितनी मानी जाएगी, अब 5 लाख की लिमिट से कंपेयर होगा। तो 6 लाख और 5 लाख विच एवर इज लेस, कितने पे टैक्स लगेगा बेटा, 5 लाख पे टैक्स लगेगा। एक लाइन में हिंदी में लिख लो बेटा, अगर पास्ट में कोई डीम डिविडेंड माना गया है तो उसको रिड्यूस कर लेंगे रिजर्व्स की लिमिट से। अगर पास्ट में कोई डीम डिविडेंड माना गया है तो उसको रिड्यूस कर लेंगे बेटा किसमें से, रिजर्व्स की लिमिट में से। ठीक है? यस सर। चौथा मैंने आपको पढ़ाया था बेटा सीआईटी वर्सेस राजकुमार दिल्ली हाई कोर्ट। यस सर।
वही लोन और एडवांस लेने हैं जो शेयर होल्डर की कैपेसिटी में है। इस केस में बेटा ये शेयर होल्डर भी था और जॉब वर्कर भी था कंपनी का, रॉ मटेरियल सप्लायर भी था, और कंपनी ने इसको एडवांस क्या दिया था, रॉ मटेरियल सप्लायर की कैपेसिटी में। यस सर। और एओ ने क्या करना चाहता, उसके ऊपर टैक्स लगाना चाहा था। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यही बोला था, वही लोन और एडवांस लेने हैं जो शेयर होल्डर को मिले हैं शेयर होल्डर की कैपेसिटी में। अगर वो शेयर होल्डर भी है, रॉ मटेरियल सप्लायर भी है और एडवांस मिला है इन द कैपेसिटी ऑफ रॉ मटेरियल सप्लायर, देन सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ई शैल नॉट अप्लाई। फिर ये सेक्शन बेटा आपकी अप्लाई नहीं होगी। यही पढ़ा था बेटा। यस सर। नेक्स्ट इसके बाद बेटा एक केस लिया था मैंने, गोपाल एंड सन्स HEF सुप्रीम कोर्ट। यस सर। गोपाल एंड सन्स HEF सुप्रीम कोर्ट के फैक्ट्स क्या थे बेटा इस केस के? इस केस के फैक्ट्स ये थे, शेयर होल्डर था बेटा HEF, जबकि लोन था इन द नेम ऑफ कर्ता। शेयर होल्डर था HEF, नेम था बेटा आपका, लोन था इन द नेम ऑफ कर्ता। ये आपका टैक्सेबिलिटी 222E में अराइज हो या ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था बिल्कुल अराइज होगा। कर्ता ले ले तो भी वो फंसेगा बेटा आई में। कर्ता किसी ऐसी कंसर्न को दिलवा दे जिसमें उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, HEF में उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो भी क्या हो जाएगा बच्चे, ये टैक्सेबल होगा। गोपाल एंड सन्स HEF ने बोला था अगर शेयर होल्डर HEF है, लोन कर्ता ने ले लिया, उसके बावजूद भी ये टैक्सेबिलिटी आएगी। सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ई। क्रक्स ऑफ द मैटर, ये पांचों केस लॉ किससे रिलेटेड थे बेटा? सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ई से रिलेटेड थे पांचों के पांचों केस। एक सुप्रीम कोर्ट का केस और पढ़ाया था बेटा मैंने ऑल टुगेदर लास्ट में, किसी को याद हो? वेस्टर्न स्टेट ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, किसी को भी याद हो बेटा क्या था ये? ये पढ़ा है। वेस्टर्न स्टेट ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। क्या बिजनेस लॉस डिविडेंड इनकम से सेट ऑफ हो सकते हैं? कैन बिजनेस लॉस बी सेट ऑफ विद डिविडेंड इनकम? एक्चुअली करंट ईयर में तो इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड होती है, सब्सिक्वेंट ईयर में तो खाली इंटर हेड होती है ना। ये सब्सिक्वेंट ईयर वाले हैं, ये सब्सिक्वेंट ईयर में क्या बिजनेस लॉस डिविडेंड इनकम से सेट ऑफ हो सकता है? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? आंसर इज यस। ऑल्दो डिविडेंड इनकम वैसे तो प्रैक्टिकल जाती है अदर सोर्स में, पर इसके लिए वाइल सेटिंग ऑफ लॉसेस ये ट्रीट करी जाएगी बेटा बिजनेस इनकम। और बिजनेस लॉस बिजनेस इनकम से क्या हो सकता है? सेट ऑफ हो सकता है। तो ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेट ऑफ लॉसेस dividend income is treated as business income. Only and only for the purpose of set off of business losses, dividend income is treated as business income. तो losses वो क्या हो जाएंगे बेटा? सेट ऑफ हो जाएंगे। फिर बच्चा कंफ्यूज हो गया था रेगुलर बैच में बेटा, तो सर क्या ये अदर सोर्स में टैक्सेबल ना हो के PGBP में टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो। डिविडेंड इनकम टैक्सेबल आज भी अदर सोर्स में ही होगी, पर लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए ये क्या मान ली जाएगी बेटा? आपकी बिजनेस इनकम। This is the whole crux of taxability of dividend in totality. डिविडेंड के बाद अगला चैप्टर ले रहा हूं बेटा मैं, बायबैक ऑफ शेयर। सीधा क्रक्स फॉर्म में आ रहे हैं बेटा। बायबैक या तो डोमेस्टिक कंपनी करेगी या फॉरेन कंपनी। बायबैक मेड बाय डोमेस्टिक कंपनी। अब याद रखना, डोमेस्टिक चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड। या बायबैक कौन कर रहा होगा? फॉरेन कंपनी। अगर बायबैक फॉरेन कंपनी करेगी, सेक्शन 46 से अप्लाई। फॉरेन कंपनी का क्या होगा भाई? फॉरेन कंपनी ने बायबैक करा, नो टैक्स ट्रीटमेंट, कुछ नहीं होगा फॉरेन कंपनी का। याद है? यस सर। शेयर होल्डर के हैंड में जाके टैक्सेबल होता था। टैक्सेबल इन द
हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर अंडर द हेड कैपिटल गेन। वो बाय बैक प्राइस ही उसका क्या हो जाता था? सेल्स कंसिडरेशन। यस सर। सेल्स कंसिडरेशन क्या होता था? बाय बैक प्राइस। उसमें से वो माइनस कर लेगा बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो अगर बाय बैक फॉरेन कंपनी करती है तो फॉरेन कंपनी का कुछ नहीं होगा। ये जो कंसिडरेशन शेयर होल्डर को मिला है, शेयर होल्डर के हैंड में जाके क्या हो जाएगा? टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। जो बाय बैक प्राइस था बेटा वो उसका सेल्स कंसिडरेशन हो जाएगा शेयर होल्डर का, माइनस कर लेना। शॉर्ट टर्म है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लॉन्ग टर्म है तो बेटा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बैलेंसिंग फिगर आपकी कैपिटल गेन निकल के आ जाएगी, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ये तो था बाय बैक मेड बाय फॉरेन कंपनी। अगर बाय बैक क्या करती है बेटा? डोमेस्टिक कंपनी करती है। सच डोमेस्टिक कंपनी शैल पे टैक्स ऑन बाय बैक एट द रेट ऑफ, क्या रेट था? बेसिक। रिवाइज कर रहे हो बेटा? बोलो। 20%। 20% सरचार्ज ऑलवेज 12% 12%। सेस ऑलवेज 4%। इफेक्टिव रेट क्या हो जाता था? 23.296%। तो पहला पॉइंट बना लो। Such domestic company shall pay tax on buyback at a rate of 23.296%। किसके ऊपर? ये टैक्स रेट किसके ऊपर कंप्यूट करते थे? टैक्स शैल बी कंप्यूटेड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड, वेरी गुड। लग रहा है बच्चे पढ़ के बैठे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम? कंपनी ने बाय बैक में जो दिया वो माइनस कंपनी को इशू के टाइम जो मिला था। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम बेटा? कंसिडरेशन पेड बाय कंपनी एट द टाइम ऑफ बाय बैक माइनस अमाउंट रिसीव बाय कंपनी। बैलेंस क्या होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। इस डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 3.29। और अगर याद आ रहा हो ये कितने दिन के अंदर पे करना होता था बेटा? 14 days। वेरी गुड, अरे वेरी गुड। 14 डेज दिवाली से, दशहरे से, जिस दिन बायबैक हुआ, जिस दिन बायबैक हुआ बेटा वहां से 14 दिन के अंदर अंदर ये क्या करना होता था? टैक्स पे करना होता था। और क्योंकि कंपनी ने बेटा इसके ऊपर टैक्स पे कर दिया तो सच बायबैक इज exempt in the hands of shareholder। वेरी गुड। सच बायबैक इज exempt in the hands of shareholder under section 1034A। तो क्रक्स ऑफ द मैटर, डोमेस्टिक कंपनी याद रखना, फॉरेन कंपनी कोई ना पूछ रहा एग्जाम में। या तो ऐसे ही आ जाए सीधा क्वेश्चन राइट है, शॉर्ट नोट ऑन बायबैक, फिर तो भर भर के लिख के आएंगे। फॉरेन कंपनी बायबैक करे 46A लगेगा। 46 से लगने का मतलब फॉरेन कंपनी का कुछ नहीं होगा, शेयर होल्डर के एंड में कैपिटल गेन लगेगा। बायबैक प्राइस माइनस कॉस्ट का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बैलेंसिंग फिगर शैल बी द कैपिटल गेन। और अगर डोमेस्टिक कंपनी क्या करेगी बेटा? बायबैक करेगी। डोमेस्टिक कंपनी बायबैक करेगी, सेक्शन 115 QA लगता है। डोमेस्टिक कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा एट इफेक्टिव रेट ऑफ 23.296% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम मीन्स व्हाट? जितना कंसिडरेशन पे किया बायबैक के टाइम वो प्राइस ले लो बेटा, और जितना अमाउंट इशू के टाइम मिला था वो प्राइस माइनस कर दो, बैलेंस होगा डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। उसके ऊपर 23.296% के हिसाब से कंपनी क्या करेगी बच्चे? टैक्स पे करेगी। 14 दिन के अंदर अंदर बेटा ये टैक्स पे करना होता है। और कंपनी ने क्योंकि उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया, ये सारा का सारा बायबैक शेयर होल्डर के हैंड में क्या होगा बेटा? एग्जाम्प्ट होगा। ऊपर ध्यान दो,
एक शेयर था बेटा 100 रुपये का, कंपनी ने इशू करा था ये 500 रुपये में, 400 रुपये प्रीमियम रहा होगा, तो इशू के टाइम कंपनी को कितने मिले? 500। अब Yes, कंपनी sir. इसका बायबैक कर रही है 1200 रुपये पे, डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम बताओ। 100 वाला शेयर 500 रुपये में इशू हुआ था, 700 अब कंपनी इसका बायबैक कर रही है 1200 रुपये में, तो कंसिडरेशन पेड एट द टाइम ऑफ बायबैक 1200 माइनस कंपनी को मिले कितने थे? 500। तो एक शेयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम 700। क्वेश्चन बोलेगा ऐसे ऐसे 10,000 शेयर हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, हाइपोथेटिकल, ऐसे ऐसे 10,000 शेयर हैं, तो ये हो जाएगा 7 लाख। 7 लाख या 70 लाख? 70 लाख। 70 लाख। तो इसके ऊपर टैक्स दे दो बेटा। जो भी निकल के आ जाए वो टैक्स पे कर देना विद इन 14 डेज। तो 100 वाला शेयर कंपनी ने इशू करा बेटा 500 रुपये में, कंपनी के पास आए थे 500, बायबैक के टाइम कंपनी दे रही है 1200, तो 1200 माइनस 500, 700 रुपये डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम है एक शेयर की। क्वेश्चन बोलेगा ऐसे ऐसे लेटर से 10,000 शेयर बायबैक हुए हैं, तो टोटल बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम हो गई 70 लाख। 70 लाख का 23.296%, जो भी टैक्स निकल के आए कंपनी 14 डेज के अंदर अंदर पे कर देगी, और ये बायबैक शेयर होल्डर के हैंड में क्या हो जाएगा बेटा? आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट नोट लिखवाया होगा मैंने इसमें आपको, यस सर। एक एग्रीकल्चरल इनकम है कंपनी की बेटा, यस कंपनी की 100% इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है, उसको इनकम टैक्स नहीं देना। वो कंपनी अगर बायबैक करे तो ये टैक्स देना पड़ेगा? यस सर। आंसर इज यस, मैंने लिखवाया था प्रोविजन ऑफ बायबैक इज मैंडेटरी इन नेचर। नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स है या नहीं है हमें इससे मतलब नहीं। अगर डोमेस्टिक कंपनी ने बायबैक करा तो आज के टाइम उसको 23.296% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। वाइंड अप हुआ अपना चैप्टर बेटा बायबैक ऑफ सिक्योरिटी। डिविडेंड चैप्टर हो गया बेटा, बायबैक हो गया। नेक्स्ट चैप्टर ले रहा हूं बेटा मैं इसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसोप बेटा एक सपना होता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की आंख में आज ही बसा देता है। वो एक टारगेट दे देता है कि एम्प्लॉय अगर एक पर्टिकुलर टाइम तक आप ऑर्गेनाइजेशन में टिके रह गए तो उसके बाद आप आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड आप कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस, और जो कि फेयर मार्केट वैल्यू से क्या होगा बच्चे? कम होगा। इसोप जनरली वो कंपनीज लेके आती हैं बेटा ऑप्शन जो लेबर टर्नओवर से परेशान रहती हैं। जनरली आईटी कंपनी क्या करती हैं बेटा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिक्रूट करती हैं, ट्रेन करती हैं, थोड़ा बहुत उनको अपडेट करती हैं, नालायक जॉब छोड़ के वो क्या कर लेते हैं? भाग जाते हैं, दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो उनको लेबर टर्नओवर को रोकने के लिए कंपनी ये ब्रह्मास्त्र छोड़ देती है इसोप का। उनको एक लालच दे देते हैं, ओए अगर आप 5 साल के लिए ऑर्गेनाइजेशन में टिके रह गए, 5 साल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 5 साल 7 साल अगर ऑर्गेनाइजेशन में टिके रह गए तो आपके पास एक राइट आ जाएगा कि फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो? कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हो एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। प्राइस आज ही क्या कर लेंगे? डिटरमाइन कर लेंगे, और वो प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से क्या होगा बेटा? कम होगा। उसकी टैक्स ट्रीटमेंट मुझे पढ़ानी है कि इसोप की क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी, क्योंकि बेटा शेयर्स मार्केट वैल्यू से कम पे मिल रहे हैं और एम्प्लॉयर रिलेशन है, तो लॉ ने बोल दिया इसोप शैल बी ट्रीटेड एज परक्यूजिट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो पहला पॉइंट इसोप कुछ नहीं है, शेयर्स ही है, शैल ट्रीटेड एज perquisite and taxable in the hands of employee under the head सैलरी। लो से पूछा गया भैया समझ में आ गया एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल है, ये भी समझ में आ गया सैलरी हेड में टैक्सेबल है। ये टैक्सेबल किस साल होगा? 4 ऑप्शन देता हूँ। जिस साल एम्प्लॉय ने कंपनी ज्वाइन करी उस साल, जिस साल एम्प्लॉयर ने ऑफर दिया कि हम आपको शेयर देंगे उस साल, या जिस साल एम्प्लॉय ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा उस साल, या जिस साल उसको ये शेयर एक्चुअली में अलॉट होंगे उस साल। ये किस साल टैक्सेबल होता है? जब अलॉट होते हैं। जब अलॉट होते हैं। तो इसोप शैल बी टैक्सेबल in the year in which
Shares not allotted. shares are actually allotted to Employee. employee. हाईलाइट कर दो इसको. सर किस वैल्यू के ऊपर टैक्सेबिलिटी अराइज हो? भाई शेयर कितने का है उसकी एफएमवी देख लो. एफएमवी से जो अमाउंट पे कर दिया एम्प्लॉय ने वो माइनस कर लो. बैलेंस इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट. शेयर की एफएमवी है जी 800 रुपये, एम्प्लॉय को मिल गया वो 250 रुपये का. तो 800 रुपये की चीज़ एम्प्लॉय को 250 रुपये की मिल गई. एम्प्लॉय को बेनिफिट कितने का हुआ? 550 रुपये का. तो 550 रुपये इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट. तो शेयर की क्या लें बेटा? FMV. और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है एफएमवी किस दिन की लें? जब एक्सरसाइज करेंगे ऑप्शन. एज ऑन द डेट ऑन विच Option is exercised by the employee. ऑप्शन इज एक्सरसाइज बाय एम्प्लॉय. सर कंफ्यूजन हो गई. अभी तो आप टैक्सेबिलिटी बोल रहे थे. टैक्सेबल उस साल होता है जिस साल ये अलॉट होते हैं. पर आपको बेटा लेना कब है ये आपका साहब? एफएमवी किस दिन की लेनी है? जिस दिन एम्प्लॉय ने एफएमवी एक्सरसाइज, जिस दिन एम्प्लॉय ने बेटा ऑप्शन एक्सरसाइज करी. एफएमवी उस दिन की माइनस क्या कर लेंगे? Amount paid by employee. अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय. बैलेंस क्या आ जाएगा बेटा? Taxable perquisite. टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट. किस साल टैक्सेबल? जब allotted. चलो जाते हैं. टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ Allotment. allotment. Taxable in the year of allotment. For example, 28 मार्च 2022 इस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज हुई. एम्प्लॉय ने कहा हाँ जी ठीक है मुझे शेयर दे दो. इस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज हुई 5 अप्रैल 2022. इस दिन शेयर्स एक्चुअली में अलॉट हुए. टाइम लगना है. एम्प्लॉय ने बोला 28 मार्च को लो जी मैंने टारगेट अचीव कर दिया, लाओ मुझे शेयर दो. कंपनी बोली ठीक है अप्लाई तो करो. ये थोड़ी ना मुंह जुबानी आपने बोल दिया डायरेक्टर बोल देगा हाँ चलो दे दिए. तो कागजी कार्रवाई तो होनी है. टाइम लग गया उसमें. शेयर्स अलॉटमेंट में जाके शेयर अलॉट हुए 5 अप्रैल को. अब ये साल कौन सा है बेटा? 21-22. ये कौन सा साल है? 22-23. तो ये याद रखना टैक्सेबल किस साल होगा? 22-23. पर एफएमवी इस दिन की देखेंगे. Yes sir. दो अलग अलग चीज़ें कंफ्यूज मत कर जाना. वो हो सकता है एग्जाम में इस दिन की भी एफएमवी दे दे और इस दिन की भी एफएमवी दे दे. दोनों डेट की रेलेवेंस है. इस डेट की क्या रेलेवेंस है? Taxable. टैक्सेबल इस साल होगा. इस डेट की क्या रेलेवेंस है? एफएमवी इस दिन की क्या करनी है बेटा? कंसीडर करनी है. सर एफएमवी कैसे निकालें? 28 मार्च की. अपने केस में एफएमवी 28 तारीख की देखनी है. कैसे निकालें? तो या तो शेयर लिस्टेड होगा या Unlisted. अनलिस्टेड है तो भैया इसकी वैल्यूएशन करवा लो मर्चेंट बैंकर से. वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड बाय मर्चेंट बैंकर. लिस्टेड है तो 28 तारीख को मेरे एग्जांपल में स्टॉक एक्सचेंज पे जो प्राइस चल रहा होगा वो प्राइस ले लो. सर स्टॉक एक्सचेंज कौन सा लें? ये बीएससी पे भी लिस्टेड है, एनएससी पे भी लिस्टेड है. जहाँ frequently traded है. स्टॉक एक्सचेंज विद हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग. कौन सा स्टॉक एक्सचेंज लें? स्टॉक एक्सचेंज विद Highest volume trade. जहाँ सबसे ज़्यादा सेल परचेज हुई है वो वाला स्टॉक एक्सचेंज. वो क्वेश्चन अपने आप बताएगा कि बीएससी है या एनएससी है. हमें किस तारीख का प्राइस लेना है? 28 मार्च का. सर 28 मार्च का ओपनिंग लें, क्लोजिंग लें, क्या लें? एवरेज. ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2. और एवरेज भी किसकी करनी होती है अगर पता हो तो? सेलिंग प्राइस की. तो यानी कि 28 तारीख की सुबह वाला ओपनिंग सेलिंग लो. क्या मतलब है इसका? ओपनिंग सेलिंग लो.
28 तारीख का क्लोजिंग सेलिंग प्राइस लो, दो चल रहे होते ना, बाइंग अलग सेलिंग अलग है, Yes, sir. सुबह का अलग शाम का अलग दोपहर का अलग, हमें कौन सा लेना है? सुबह वाला ओपनिंग सेलिंग ले लो, इवनिंग वाला क्लोजिंग सेलिंग ले लो, डिवाइड बाय 2, ये एफएमवी माना जाएगा बेटा आपका। तो अगर एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज को लो जहाँ हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग है, ले लिया। अब आ जाओ कौन सा प्राइस लेंगे जी? 28 तारीख का मेरे एग्जांपल में जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज हुई है, सर 28 तारीख को क्या लें? स्टॉक एक्सचेंज खुला उस टाइम अलग रेट था, दोपहर तक आते आते अलग था, इवनिंग क्लोज होते होते अलग रेट था, लॉस इज एवरेज ले लो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। सर एवरेज करें किसकी? बाइंग रेट अलग चल रहा होता है, सेलिंग रेट अलग, सेलिंग की क्या करनी है बेटा आपको? एवरेज करनी है। तो ओपनिंग सेलिंग प्राइस प्लस क्लोजिंग सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय 2। और अगर सेम डे प्राइस इज नॉट अवेलेबल देन 28 मार्च को स्टॉक एक्सचेंज ही बनता, Then closing selling price. सेम डे प्राइस इज Not available. नॉट अवेलेबल, स्टॉक एक्सचेंज ही बनता, तो इमीडिएट पास्ट क्लोजिंग सेलिंग प्राइस। सर 28 तारीख का भी मिल रहा है, 27 का भी मिल रहा है, तो किसका लें हम? 28 सेम का डेट, लेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस सेम डेट। सेम डेट वाला मिलता है तो एवरेज लेते हैं, एवरेज सेलिंग प्राइस। सेम डेट का नहीं मिलता तो इमीडिएट पास्ट क्लोजिंग सेलिंग प्राइस। ये आ जाएगी आपकी एफएमवी, इसमें से माइनस कर देना अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, बैलेंस आ जाएगा बेटा टैक्सेबल परक्विजिट, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी। और ये उस साल टैक्सेबल होता है जिस साल क्या होता है बेटा आपका शेयर्स एक्चुअली में अलॉट होता है। तो अलॉटमेंट के टाइम एक तो फंस गया ये इनकम अंडर द हेड सैलरी में, कल को कभी ना कभी तो बेचेगा। Yes, sir. तो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ इसोप क्या होगा भाई? कैपिटल गेन शैल अराइज। सेल प्राइस आपके पास होगा दो चीजें, एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और दूसरा पीरियड ऑफ होल्डिंग। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताओ जल्दी से क्या होगी? वही एफएमवी जो ऊपर निकाली थी, FMV as on the date on which option is exercise. Period of holding क्या होगा बेटा? Start from the date of allotment. सर ये पढ़ा था ना इस में बेटा हमने, बोले बेटा। सर जैसे एम्प्लॉय तो फ्री मिले हैं और उसको कुछ पैसा नहीं दिया ESOP, तब तो ESOP फिर में फ्री कहाँ होता है नालायक, सर कुछ ना कुछ तो पैसा लेते ही हैं। नहीं सर नहीं। और थियोरेटिकल चलो फ्री हो भी गया तो फिर सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। और सर बाई चांस एम्प्लॉय छोड़ देता है कंपनी बट वो शेयर्स वेस्ट हो गए हैं, तो जब भी वो बिकेंगे तब उसको देना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, टैक्सेबल दो होंगे ना, एक तो परक्विजिट तो टैक्सेबल होगी अलॉटमेंट के टाइम, Yes. और कल को जब बेचेगा तो कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है। और फॉरेन कंपनी भी देखते? फॉरेन के क्या लो है हमें क्या पता भाई, अच्छा हमारे इंडियन लो खत्म नहीं हो रहे। नहीं सर, वैसे अगर बाई चांस है तो उसके फॉरेन कंपनी से इंडियन शेयर होल्डर को इसोप मिला है, इंडियन एम्प्लॉय। हाँ तो इंडिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं, बाहर पता नहीं क्या होगी हमें पता नहीं। ठीक है सर। चलो जी, इसमें एक अमेंडमेंट पढ़ाई थी मैंने फाइनेंस एक्ट 2020 से। एम्प्लॉय ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप, इनको क्या दिक्कत आती थी प्रैक्टिकली बेटा? मान लो एक शेयर की एफएमवी है 1200, एम्प्लॉय को वो कितने में मिल गया? 300 में, तो उसकी परक्विजिट कितनी हो गई? 900। मान लो ऐसे ऐसे 10,000 शेयर थे, कितने हो गए? 90 लाख। अब एम्प्लॉय को 90 लाख रुपए ये टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड सैलरी। तो एक तो एम्प्लॉय का कैश की बात करते हैं, खाली कैश आउटफ्लो, एक तो बेटा 10,000 इंटू 300 30 लाख रुपए तो ये गए।
केवल फाइनेंस की बात करना, अभी टैक्स की नहीं। 300 लाख रुपए तो ये गए और इस 90 लाख रुपए के ऊपर टैक्स भी तो देगा। Yes, sir. एम्प्लॉय कह रहा है जी मैं तो मर गया, मेरे यहाँ तो फाइनेंस की दिक्कत पड़ गई, 30 लाख रुपए मैंने कंपनी को दिए, फिर मेरी आपने इनकम मान ली, उस इनकम के ऊपर मैं क्या करूँगा, टैक्स पे करूँगा और मैं तो तबाह बर्बाद हो जाऊँगा, इतना तो मेरे पास कैश ही नहीं है। तो एम्प्लॉय ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप को क्या हुआ था बेटा, एक रिलैक्सेशन दी थी, ध्यान हो तो। Yes, sir. डेफरमेंट माफ नहीं हुआ था, डेफर हुआ था। डेफरमेंट ऑफ टैक्स ऑन इसोप, 3 डेट दी थी बेटा, उन 3 डेट में से जो भी डेट पहले आएगी ये उस साल क्या करेंगे, अपना टैक्स पे करेंगे। बेसिक प्रिंसिपल तो ये टैक्सेबल किस साल होता है, ईयर ऑफ अलॉटमेंट पे। हावेवर एम्प्लॉय अगर एलिजिबल स्टार्टअप का एम्प्लॉय है तो 3 डेट दी, उन 3 डेट में से जो भी डेट पहले आएगी अब ये उस साल जाके क्या होगा बेटा, टैक्सेबल होगा। तो बेटा टैक्सेबल बताना, टैक्स इज डेफर्ड अप टू, टैक्स इज डेफर्ड अप टू, तीनों डेट बोलो। नंबर 1, 4 years from the end of the relevant assessment year. 4 year from the end of relevant assessment year. Second date, date of sale of ESOP, जब वो बेचेगा। थर्ड डेट बेटा जब वो नौकरी छोड़ देगा। डेट ऑफ सिसेशन ऑफ, इन 3 डेट में से जो भी डेट पहले आएगी ये उस साल टैक्सेबल होगा। तो क्रक्स फॉर्म में लिखना चाहो तो आप लिख लो ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, एम्प्लॉय ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप, ये 3 डेट विच एवर इज अर्लियर, एनी अदर एम्प्लॉय बेटा ईयर इन विच शेयर्स आर एक्चुअली अलॉटेड। यही होगा ना ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, किस साल ये टैक्सेबल हो। ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, एम्प्लॉय ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप, अदर एम्प्लॉय, तो पहले तो अदर एम्प्लॉय को बोल दो, किस साल टैक्सेबल हो जाएगा, In the year of allotment. इन विच ESOP आर Allotted. अलॉटेड, और ये डेफर्ड अप टू। नंबर 1, 4 year from the end of relevant assessment year. Number 2, sale of ESOP. Number 3, cessation of employment, तीनों डेट में से जो भी Earlier. पहले आएगी बेटा वहाँ पर जाके ये टैक्स पे करेंगे। ये था होल क्रक्स आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो 3 चैप्टर रिवाइज हो गए बेटा, अपना डिविडेंड रिवाइज हो गया, अपना इसके साथ रिवाइज हो गया था बेटा नंबर 2 पे कौन सा करा था हमने, बायबैक। नंबर 3 हो गया बेटा अपना ESOP। नेक्स्ट चैप्टर ले रहा हूँ बेटा मैं स्लम सेल फाइनेंस एक्ट 2021। चेंजेस थे इसमें बेटा, मैनर ऑफ कंप्यूटेशन में क्या आया है, चेंज आया है। एक्स लिमिटेड, इसके 2 बिजनेस हैं, B1 B2। ये बिजनेस उसने लमसम कंसिडरेशन के लिए बेच दिया वाई लिमिटेड को। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बेटा हम स्लम सेल। When entire business is transferred for a lump sum consideration, such concept is known as slum sale। फिर याद हो बेटा मैंने आपको पढ़ाया था डीमर्जर भी इसी टाइप से होता है, वहाँ पर इसको डीमर्ज कंपनी बोल देते हैं और इस नए वाली कंपनी को क्या बोलते हैं, रिजल्टिंग कंपनी। तो फिर मैंने आपको डिफरेंस लिखवाया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीमर्जर एंड स्लम सेल। दोनों में बिकते ही बिजनेस हैं पर मेजर डिफरेंस होता है बेटा दोनों में। सबसे पहला डिफरेंस होता है डीमर्जर में एक एक एसेट और एक एक लायबिलिटी की वैल्यू असाइन होती है, वैल्यू असाइन टू ईच एसेट एंड लायबिलिटी। स्लम सेल वैल्यू नॉट असाइन,
entire business is transfer for lump sum consideration. lump sum consideration. फिर मैंने अनदर डिफरेंस लिखवाया था बेटा, डीमर्जर खाली कंपनी के केस में ही पॉसिबल है, पार्टनरशिप फर्म एलएलपी ये बेटा डीमर्जर कहीं नहीं सकती. स्लम सेल एनईएसएससी इंक्लूडिंग कंपनी. Yes, sir. Yes, sir. डीमर्जर के केस में कंसिडरेशन शेयर्स फॉर्म में होता है. कंसिडरेशन मस्ट बी इन Shares only. शेयर्स ओनली. स्लम सेल में कंसिडरेशन Maybe in any form. Any form. मे बी इन एनी फॉर्म. डीमर्जर में शेयर होल्डर को कंसिडरेशन जाता है, शेयर होल्डर को तो मिलते हैं शेयर. Yes, sir. कंसिडरेशन गोज टू शेयर होल्डर. यहाँ पर Company. अगर कंपनी ने स्लम सेल करी है तो कंसिडरेशन Company को जाएगा. गोज टू कंपनी. अगर डीमर्जर हुआ है तो डीमर्ज कंपनी का लॉसेस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन रिजल्टिंग कंपनी क्या कर लेगी बेटा, कैरी फॉरवर्ड. तो बिजनेस लॉसेस एंड Unabsorbed depreciation. Unabsorbed depreciation. अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड बाय सक्सेसर, जिसने भी खरीदा है. Resulting company. Yes, sir. जबकि यहाँ पर बिजनेस लॉस एंड unabsorbed depreciation Cannot be. cannot be Claims are successor. claimed by successor. और लास्ट मैंने सिखाया होगा बेटा, डीमर्जर टैक्स न्यूट्रल होता है, इनकम टैक्स नहीं लगता, जबकि स्लम सेल के ऊपर कैपिटल गेन लगता है. Yes, sir. डीमर्जर इज टैक्स न्यूट्रल while slum sale is chargeable to Capital gain. Capital gain under section 50B. 50B. क्लियर. Yes, sir. तो अब स्लम सेल पे आते हैं जरा, ये तो डिफरेंस हुआ बेटा. तो पहले तो क्रक्स फॉर्म में लिखें, इसका मीनिंग क्या है. when entire business is transferred for lump sum consideration, such sale is known as slum sale. Consideration may be in any form, कैश, शेयर्स, असेट्स, कुछ भी हो सकता है कंसिडरेशन में. तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1 मीनिंग. पॉइंट नंबर 2, स्लम सेल में बेटा पीजीबीपी के प्रोविजन, कैपिटल गेन के प्रोविजन. Capital gain. Capital किस gain. साल, जिस साल बेटा स्कीम अप्रूव हुई या जिस साल स्लम सेल इफेक्टेड हुआ, जिस साल स्लम सेल हुआ. तो स्लम सेल shall be chargeable to capital gain in the year in which slum sales are affected. किस वैल्यू पे कैपिटल गेन लगेगा, स्लम सेल कंसीडरेशन लो, ये चेंज हुआ था ना 2021 से. Yes, sir.
माइनस क्या करो, Net worth of business transfer. नेट वर्थ ऑफ जो बिजनेस बेचा उसकी नेट वर्थ, बैलेंसिंग फिगर, Capital gain. हाइपोथिकेट जो बिजनेस बेचा उसकी नेटवर्थ थी 700 करोड़, बिजनेस बेच दिया 1000 करोड़ का, तो 700 वाला बिजनेस 1000 करोड़ का बिका है। Yes, sir. 300 करोड़ का कैपिटल गेन कौन सा? एक तो पहले इस पे लिखना वर्किंग नोट 1 सेल्स कंसिडरेशन कैसे निकालें, ये इस साल से चेंज हुआ है। वर्किंग नोट 2 ये कैसे निकालें, बाकी तो सिंपल है, फॉर्मेट है ना, Yes, sir. बस निकालने लायक ये हाउ टू कंप्यूट सेल्स कंसिडरेशन, हाउ टू कंप्यूट नेटवर्थ ऑफ बिजनेस, बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल गेन, बस 2-4 इंपॉर्टेंट नोट, फिर वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट 2 बनवाऊंगा। बोलना जरा इंपॉर्टेंट नोट 1 में, ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा लॉन्ग टर्म होगा, जल्दी बोलो। Depend on holding. डिपेंड पीरियड ऑफ होल्डिंग किस चीज़ का देखें, Business का. बिजनेस का देखना है। असेट तो इसमें शॉर्ट टर्म वाली भी होंगी लॉन्ग टर्म वाली भी, इसमें तो बिल्डिंग भी गई, प्लांट एंड मशीनरी भी गई, फर्नीचर भी गए, कोई 12 महीने वाली है, कोई 24 वाली है, कोई 36 वाली है। तो इस केस में बेटा लाइफ ऑफ Undertaking. 36 months. shall be Considered. taken into Consideration. while computing nature of Asset. while computing nature of capital gain. If business is transferred after 36 months, Yes, sir. Long term. Long term. if business is transferred after 36 months, then capital gain shall be Long term. Long term. long term. If business is transferred within 36 months, Then short term. capital gain shall be short term. तो स्लम सेल में बेटा कुछ एसेट 12 महीने वाली भी हो सकती हैं, 24 वाली भी, 36 वाली भी। तो लो ने स्यापा ही ख़त्म कर दिया कि भैया बिजनेस की लाइफ देख लो, बिजनेस 36 महीने के बाद बिका है, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा। बिजनेस 36 महीने के अंदर अंदर बिका है, कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा। पॉइंट नंबर 2, अगर कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म हुआ तो इंडेक्सेशन कैसे करें? नहीं लगेगा इंडेक्स. बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन शैल नॉट अवेलेबल। तो लिखो इफ कैपिटल गेन इज Long term. Long term in nature. लॉन्ग टर्म इन नेचर, कॉमा Benefit of indexation shall not. बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन shall not available. अब स्लम सेल हुआ है तो उसमें तो बेटा फिर स्टॉक भी ट्रांसफर हुआ होगा, पूरा का पूरा बिजनेस गया है, बिल्डिंग भी गई, प्लांट एंड मशीनरी भी गए, फिक्चर्स भी गए, इक्विपमेंट भी गए, डेटर्स भी गए, सब कुछ गया, तो स्टॉक भी तो गया होगा। Yes, तो sir. स्टॉक बिकेगा तो क्या पीजीबीपी के प्रोविजन लगेंगे? No, sir. आंसर इज नो सर। इन केस ऑफ slum sale, provision of PGBP Shall not apply. even if Stock in trade is transferred. stock in trade is also transferred. स्लम सेल में पीजीबीपी के प्रोविज़न कभी नहीं लगते, ऑल्दो स्टॉक भी गया होगा। सर प्रोविज़न किसके लगते हैं? केवल और केवल आपके कैपिटल गेन के। और कैपिटल गेन किस पे निकलेगा बेटा? आपका नेट सेल्स कंसिडरेशन, जो सेल्स कंसिडरेशन है वो माइनस नेट वर्थ ऑफ बिजनेस। वो स्लम सेल कंसिडरेशन कैसे निकाले हैं? वर्किंग नोट 1, Yes, sir. यही बच गया ना, बस अब वो लिखवा देता हूँ। और नेट वर्थ ऑफ बिजनेस कैसे निकाले हैं? वर्किंग नोट 2। Yes. कोई क्वेरी थी बेटा? कोई बच्चा पूछ रहा था कुछ? No, sir. सर मुझे क्वेरी ये थी कि जो ये पॉइंट लिखा है ना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा,
तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट होगा, इसका क्या रीजन है? इंडेक्सेशन करेगा किसको? बिजनेस 2010 में खरीदा था, आज 2022 में बेचा 1000 करोड़ का, 700 करोड़ की नेटवर्थ, इंडेक्स करोगे किसको? इंडेक्स तो असेट होती है, यहाँ असेट थोड़ी ना माइनस हो रहा है, माइनस नेटवर्थ तो बिजनेस हो रहा है। जी जी जी। तो सर फिर लाइफ ऑफ बिजनेस भी क्यों देख रहे हो भाई? नेचर ऑफ कैपिटल गेन भी तो पता करना है, क्योंकि कैपिटल गेन होते ही दो हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो लॉ ने बोल दिया कि स्लम सेल के केस में लाइफ ऑफ बिजनेस क्या करी जाती है, कंसीडर करी जाती है। ठीक है सर। चलो जी, अब आ रहे हैं वर्किंग नोट 1, कंप्यूटेशन ऑफ स्लम सेल कंसिडरेशन। Yes, sir. एग्जाम्पल से समझना, स्क्रीन पे ध्यान दो। एक्स लिमिटेड के दो बिजनेस हैं, B1 मान लेते हैं टेक्सटाइल का है, B2 मान लेते हैं शुगर का है। ये टेक्सटाइल किसको बेच दिया? वाई लिमिटेड को स्लम सेल कर दी। Yes, sir. अब टेक्सटाइल वाले की जो बैलेंस शीट होगी उसमें क्या क्या गया होगा? सारी एसेट्स गई होंगी और सारी लायबिलिटी। Yes, sir. Yes, sir. ये ट्रांसफर हुआ होगा और इसने फिर क्या करा होगा? कंसिडरेशन दिया होगा। Yes, sir. कंसिडरेशन हो सकता है कुछ कैश दे दिया, हो सकता है कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दी, हो सकता है कुछ अदर एसेट दे दी। Yes, sir. तो लो ने पता है क्या बोला है वर्किंग नोट 1 में? ये सब ले लो, इनकी वैल्यू निकाल लो, ये सब ले लो, इनकी वैल्यू निकाल लो, इसको नंबर दे देना मान लो A, इसको नंबर दे देना मान लो B, विच एवर इज हायर इज द स्लम सेल कंसिडरेशन। Yes, sir. 2021 से पहले खाली हम इसको देखते थे बस, अब तो इसको भी देखना है और जो ट्रांसफर करा है उसको भी देखना है। कहीं ऐसा ना हो ना बेटा अंडर एस्टिमेट कर दें वैल्यू को, ये बोल दें कंसिडरेशन 200 करोड़ ही दिखा दो, बाकी डाउन द टेबल ले लें कच्चे में। Yes, sir. तो लो ने क्या बोल दिया भैया, एक्चुअल कंसिडरेशन जो मिला उसको तो देखेंगे, ये जो असेट ट्रांसफर हो रही है, लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही है, उसको और देखेंगे। इसको अपनी तरफ से नाम दे रहा हूँ मैं A, इसको अपनी तरफ से नाम दे रहा हूँ मैं B। A की वैल्यू और B की वैल्यू विच एवर इज हायर इज द स्लम सेल कंसिडरेशन। तो निकालें? Yes, sir. Yes, sir. तो पहले निकालो वैल्यू एज पर स्टेप A। बड़ा आसान है बेटा, Yes, sir. मैं मान लेता हूँ ये तीनों ही चीज़ें मिली हैं, तो जो कैश मिला है उसको तो काउंट कर लो, तो उसको तो बोल दूँ सीधा मनी कंसीडरेशन ले लो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आए तो यहाँ करना। मेरे एग्जांपल में वाई ने कैश दिया है 500 करोड़ का, ले लो 500 करोड़, ठीक है। Yes, sir. अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, FMV. Stamp value. स्टैम्प वैल्यू मान लेते हैं वो है 300 करोड़, ये याद कर लेना। Yes. और इसके अलावा बाकी जो भी एसेट है FMV. अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, Yes, sir. उनकी एफएमवी मान लेते हैं 200 करोड़। तो ये आ जाएगी अपनी वैल्यू एज पर Step A. स्टेप ए। फिर अदर एसेट्स की FMV लेते हैं, बुक वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर एफएमवी लेते हैं बेटा, वो बुक वैल्यू बी में लेते हैं। Yes, sir. नालायक, हमें क्या पता बुक वैल्यू क्या हो गया, हमें तो मिल रही है, हम तो बुक वैल्यू इसकी पता लगा सकते हैं कि किताबों में कितनी वैल्यू है। थोड़ा प्रैक्टिकल तो सोचो, हमें तो ये मिल रहा है ना बेटा, ये तो मिल रहा है हमें क्या पता उसकी किताबों में क्या वैल्यू है। तो लो ने इसकी क्या देखी है, इसको गिन लो, इसकी स्टैम्प वैल्यू और इसकी FMV. यहाँ तक कोई दिक्कत? Yes, sir. Yes, sir. श्योर। अब आ जाओ वैल्यू एज पर स्टेप बी निकालो। स्टेप बी क्या है, इसकी बैलेंस शीट पे पहुंचो। Yes. स्टेप बी को बोलते हैं बैलेंस शीट वाली वैल्यूज। ये सब नाम मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, डायरेक्ट में नहीं मिलेंगे ऐसे। वैल्यू एज पर
स्टेप बी अपनी नॉलेज के लिए बैलेंस शीट वाली। अब हो सकता है बैलेंस शीट में क्या क्या ट्रांसफर हुए हों। सबसे पहले तो असेट्स में क्या क्या देखें। जो लोने बोले हैं मैं उसी पैटर्न में लिख रहा हूँ। सर ज्वेलरी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट थी, और क्या था बेटा? आर्टिस्टिक वर्क। आर्टिस्टिक वर्क थे। इसकी कौन सी वैल्यू लें? F&B। ये एसेट कौन सी हैं? ये एसेट ये वाली हैं जो ट्रांसफर हुई हैं टेक्सटाइल बिजनेस की। ये वाली एसेट है बेटा ये। यस सर। कहीं आप इसको समझ लो, इसकी तो हमने क्या ली थी? एफएमवी ले ली थी नीचे, ए में आ गया था ना ये तो। हाँ जी सर। चलो, अगर बैलेंस शीट में कोई ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, अगर कोई शेयर्स डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट है उसकी भी फेयर मार्केट। शेयर डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट उसकी भी फेयर मार्केट वैल्यू। बैलेंस शीट में इमूवेबल प्रॉपर्टी है, स्टैम्प वैल्यू। इसकी स्टैम्प वैल्यू। और बैलेंस शीट में अदर एसेट है, अदर एसेट के 2-4 एग्जांपल। तो प्लांट मशीन, डेटा, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। इनकी लेनी है बेटा बुक वैल्यू। ये था वो बुक वैल्यू जो बच्चा पूछ रहा था। हाइपोथिकेट ले रहा हूँ। ये थी 150 करोड़, 180 करोड़, 270 करोड़, मान लो 500 करोड़, कुछ भी। कितनी हो गई है? जोड़ो। इसका नाम क्या होगा? वैल्यू एज पर 1100। स्टेप बी। हाँ 1100। तो जो कैश मिला, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली, अदर सेट मिली, उसकी तो वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 1000। और जबकि जो माल जा रहा है ये अभी 1100, इसमें से माइनस भी तो करते हैं लाइबिलिटी। यस सर। बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। लाइबिलिटी के केस में हर लाइबिलिटी की बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मान लो वो थी 200 करोड़। सॉरी, ये वैल्यू एज पर स्टेप 2 नहीं है। ये 900 जो आएगा ना, लाइबिलिटी माइनस करके, यस सर। ये आएगी वैल्यू एज पर स्टेप। क्या नाम दिया हमने? स्टेप बी। बी। यस सर। ए और बी विच एवर इज हायर इज द सेल्स कंसिडरेशन। समझ आ गया भाई? हाँ जी सर। ए और बी विच एवर इज हायर इज स्लम सेल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन। मेरे एग्जांपल में 900 करोड़ और 1000 करोड़ विच एवर इज हायर, स्लम सेल कंसिडरेशन कितना माना जाएगा? 1000 करोड़। 1000। नीचे नोट डाल लो एक जो पूरे ही काम आएगा पूरे स्लम सेल में। पहला, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट शैल बी इग्नोर्ड, कंटिंजेंट लायबिलिटी शैल बी इग्नोर्ड। दोनों का कुछ नहीं होता। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट कुछ मत करना, इग्नोर करना है इसको। दूसरा, कंटिंजेंट लायबिलिटी। सर, स्लम सेल में ये जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी मतलब बिजनेस में ज्वेलरी। अरे नालायक, हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता क्या? सरप्लस पैसा था, पैसा लगा दिया, सोने की ईंटें खरीद ली। यस सर। अरे मैंने खरीद लिया, एक सोने का सिक्का खरीद लिया, चांदी का सिक्का खरीद लिया, तो मेरी बैलेंस शीट में नजर नहीं आएगा क्या? ज्वेलरी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। ज्वेलरी का मतलब ये थोड़ी ना तो पहन के घूम रहे हैं हम। पहन भी नहीं रखी, नहीं तो दिखा देता मैं। ज्वेलरी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट भी तो होती है भाई। यस सर। नालायक, कैसे कैसे क्वेश्चन बच्चे का जब नहीं हो रहा क्वेश्चन। सर टेक्सटाइल का बिजनेस ज्वेलरी कहाँ से आ गई? शेयर्स में क्यों नहीं पूछा फिर? टेक्सटाइल का बिजनेस शेयर्स कहाँ से आ गए? क्या बोले सर? चलो समझ में आ गया। ये निकला क्या है? ये सेल कंसिडरेशन निकला है ये। यस यस। ए प्रभु, सेल्स कंसिडरेशन से क्या माइनस करना था? नेटवर्थ ऑफ बिजनेस। वो वर्किंग नोट टू हाउ टू कंप्यूट
नेटवर्क अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें बैलेंस शीट की एक्चुअल वैल्यू पिक कर लो। यस ए प्रभु, असेट साइड पे आओ। डेप्रिशिएबल एसेट है तो कौन सी वैल्यू लें? WDV नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो बुक वैल्यू नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के एग्जांपल डेटा स्टॉक, डेटर, लैंड है, इन्वेस्टमेंट है, इन सब की बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है भाई? जो बुक वैल्यू अपीयरिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ, कहीं पता चले। और इसमें एक नया पॉइंट था, असेट ऑन विच डिडक्शन इज क्लेम। Under section 35AD. इसकी वैल्यू क्या लेनी थी? Nil. ये क्या आ जाएगी? Value of asset. नेटवर्क Value of ना, asset. वैल्यू ऑफ असेट माइनस क्या करो? Book value of liability. ये है नेटवर्थ। इसको याद कर लो, याद हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं पेज फाड़ के एग्जाम में ले जाओ। इसका 5 नंबर का क्वेश्चन बनना चाहिए स्लम सेल में से, प्रैक्टिकल होगा क्या? एसेट की बुक वैल्यू भी देगा, फेयर मार्केट वैल्यू भी देगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो स्टैम्प वैल्यू भी दे देगा। आप अपने आप निकाल लेना बेटा किसमें कहाँ पर क्या फिट करना है। Yes, sir. ठीक है, यस सर ये तुम भटक तो नहीं जाओगे कहाँ पर क्या लेना है। स्टेप 1 में जो कंसिडरेशन मिला पहले तो वो बताओ। कंसिडरेशन में जो नगद मिला वो तो गिन लो, जो असेट मिली उसकी स्टैम्प वैल्यू, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके अलावा बाकी जो मिली उसकी एफएमवी। Yes, sir. याद करो छोटा छोटा, जल्दी जल्दी। जो कैश मिला उसको तो गिन लो, इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टैम्प वैल्यू, बाकी एसेट जो भी मिली उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। इसको नाम दे देना अपनी तरफ से ए। उसके बाद जो जो हमने बिजनेस ट्रांसफर करा है, यहाँ पर असेट्स पे आओ। असेट्स में बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी की क्या लेनी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टैम्प वैल्यू। ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर, डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। आप छोटा करके आपको मैं बोलूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की ले लेना स्टैम्प वैल्यू, इन्वेस्टमेंट्स की ले लेना बेटा फेयर मार्केट वैल्यू, अदर असेट्स की ले लेना बुक वैल्यू। बुक वैल्यू अब इससे ज़्यादा और क्या छोटा करूँ मैं? यस सर और लायबिलिटी की हमेशा क्या आती है? बुक वैल्यू। Yes, sir. ए और बी विच एवर इज हायर कर लेना, वो सेल्स कंसिडरेशन आएगा, कैपिटल गेन नहीं। अब उसमें से क्या माइनस करते हैं? Net worth. नेटवर्थ। डेप्रिशिएबल है तो WDV, नॉन डेप्रिशिएबल है तो बुक वैल्यू। 35AD वाली अगर कोई है तो निल, नील माइनस लायबिलिटी की बुक वैल्यू, यस सर ये आ जाएगी नेटवर्थ। सो सेल्स कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ इज द कैपिटल गेन। गेन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिपेंड अपॉन लाइफ ऑफ बिजनेस। 36 महीने के बाद बिकेगा लॉन्ग टर्म, 36 महीने के अंदर अंदर बिकेगा बेटा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म हुआ तो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन करें कैसे? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम माइनस जो कर रहे हैं एसेट की कॉस्ट थोड़ी ना, वो तो नेटवर्थ ऑफ बिजनेस क्या हो रहा है बेटा? माइनस हो रहा है। क्लियर? यस सर ये है बेटा, दिस इज द होल क्रक्स ऑफ Yes, sir. स्लम सेल इन टोटलिटी।